कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। माइक्रो इकोनॉमिक्स में ये कॉन्सेप्ट डिमांड एंड सप्लाई था, यहाँ पे आके ये चेंज होके बन गया एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, क्योंकि वहाँ पे ये इंडिविजुअल मार्केट की या इंडिविजुअल कंज्यूमर की डिमांड थी, लेकिन यहाँ पे किसी इंडिविजुअल की डिमांड नहीं है, बल्कि यहाँ पे तो ये पूरे की पूरी इकोनॉमी के लोगों की डिमांड है और पूरी की पूरी इकोनॉमी के लोगों की सप्लाई है। इसलिए यहाँ पे किसी फर्द की डिमांड एंड सप्लाई नहीं है, बल्कि पूरी मार्केट के लिए है, इसलिए इसका नाम एग्रीगेट डिमांड है या इसका नाम एग्रीगेट सप्लाई है। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि व्हाट इज मेंट बाय एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट डिमांड का मतलब क्या है। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं एग्रीगेट डिमांड पे। सबसे पहले तो देखते हैं कि हमने डिमांड की डेफिनेशन माइक्रो इकोनॉमिक्स में लिखी थी कि other things remain the same, the quantity of a commodity a consumer is willing to purchase at a price। वही डेफिनेशन यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे सिर्फ फर्क ये डालेंगे कि हम ये लिखेंगे, मिसाल के तौर पे हम लिखेंगे कि other things remain the same। ये वहां भी लिखा था, यहाँ भी लिखेंगे, क्योंकि बाकी चीजों को हमने फर्ज किया वो कांस्टेंट है। other things remain the same, उनमें कोई तब्दीली ना आए। other things remain the same, the amount of goods and services, the amount of goods and services the amount of goods and services demanded within an economy, demanded within an economy at a given overall price level, फुल स्टॉप। तो देखिए अगर आप इसी डेफिनेशन में यहाँ ये चेंज कर देते कि यहाँ आप क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी लिख देते, ठीक है जी। डिमांडेड तो वहां पे भी था, डिमांडेड यहाँ पे भी है, और यहाँ आप प्राइस लिख देते तो ये डिमांड की डेफिनेशन बनती। लेकिन जब आपने यहाँ लिख दिया दी अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डिमांडेड विद इन एन इकोनॉमी एट गिवन ओवरऑल प्राइस लेवल, तो क्वांटिटी की जगह आपने गुड्स एंड सर्विसेज लिख दिया, क्वांटिटी की जगह आपने गुड्स एंड सर्विसेज लिख दिया, और प्राइस की जगह आपने ओवरऑल प्राइस लेवल लिख दिया। ये दो चेंजेस आपने कर दिए, तो ये बन गई आपकी एग्रीगेट डिमांड। डेफिनेशन वही है, डेफिनेशन वही है, सिर्फ फर्क क्या है कि आपने क्वांटिटी डिमांडेड की जगह अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कर दी और प्राइस की जगह ओवरऑल प्राइस लेवल लिख दिया, तो ये क्वांटिटी और एग्रीगेट डिमांड बन गई आपकी। अच्छा, तो दिस इज व्हाट यू कैन से, ये है, यहाँ पे हमने इसको चेंज कर दिया। तो ये है आपका जो ओवरऑल एग्रीगेट डिमांड का कॉन्सेप्ट है। तो क्या इसके अंदर कोई डिफिकल्टी है तो आप बता सकते हैं मुझे। जी बच्चों क्लियर है तो जी लिख के एंटर कर दें, बात खत्म। तो क्या लिखेंगे, other things remain the same, the amount of goods and services demanded within an economy at a given overall price level। तो जहन में क्या होना चाहिए, जहन में ये होना चाहिए कि ये किसी एक फर्द की डिमांड नहीं है, ओवरऑल गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड जितनी पूरी इकोनॉमी में पैदा हुई, तो इट्स द ओवरऑल अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और गिवन प्राइस लेवल के ऊपर हम ये दे रहे हैं, ठीक है ना। तो दिस इज व्हाट यू कैन से के बजाय एक गुड के ये पूरी इकोनॉमी की चीजें हैं जो कंज्यूमर खरीद रहे हैं, बिजनेसेस खरीद रहे हैं, गवर्नमेंट खरीद रही है, तो ये सारे के सारे जो है ये डेट इज द ओवरऑल गुड्स एंड सर्विसेज जितनी पूरी इकोनॉमी में पैदा होती है और खरीदी जा रही है किसी ओवरऑल प्राइस लेवल पे पूरी की पूरी
इकोनॉमी। सो दिस इज व्हाट वी कैन से। तो हम कहते हैं अदर थिंग्स रिमेन द सेम, other things remain the same, the amount of goods and services demanded within an economy at a given overall price level। हम दोबारा बात करेंगे इसके ऊपर, लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे दो चीजों के ऊपर। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जब आपने कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड पढ़ा तो किस वेरिएबल की वजह से डिमांड शिफ्ट नहीं होता था, मूवमेंट अलोंग दी कर्व होती थी? जी शाबाश, कौन सा वेरिएबल था जिसकी वजह से मूवमेंट अलोंग दी कर्व होती थी? वो आपने कहा जी वो प्राइस थी। और शिफ्ट किसकी वजह से होता था? शाबाश, शिफ्ट किसकी वजह से होता था? डेट आर द नोन प्राइस और अदर फैक्टर्स। यहां पे भी ऐसा ही है कि हम सबसे पहले पढ़ते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड। डिटर्मिनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड। तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड की जब आप बात करते हैं तो सबसे पहली चीज ये है कि इसके अंदर बहुत सारे डिटर्मिनेंट है, लेकिन सबसे पहले वो डिटर्मिनेंट जिसकी वजह से शिफ्ट नहीं होता, इसको हम कहते हैं प्राइम डिटर्मिनेंट। इसको हम क्या कहते हैं? प्राइम डिटर्मिनेंट। तो प्राइम डिटर्मिनेंट जो होता है उसकी वजह से कभी भी शिफ्ट नहीं होता। यहाँ पे प्राइम डिटर्मिनेंट जो है वो, यहाँ पे भी दो वेरिएबल का रिलेशनशिप है। किस किस वेरिएबल का रिलेशनशिप है जी? तो देखा जाए तो एक तो ओवरऑल गुड्स एंड सर्विसेज का है और दूसरा प्राइस लेवल का है। तो यहाँ पे हम जो डायग्राम बनाएंगे तो ये यहां आ जाएगा प्राइस लेवल, और यहां पे आ जाएगी रियल आउट। ठीक है जी। रियल आउटपुट से मुराद जो है हमारी कोई डिफरेंट चीज नहीं है, ये वाली जो गुड्स एंड सर्विसेज अंडरलाइन की हुई है यही रियल आउटपुट है। ठीक है जी। इसी को आप जीडीपी भी कहते हैं। ठीक है, इसी को आप जीडीपी भी कहते हैं, रियल आउटपुट भी कहते हैं, खाली आउटपुट भी लिख देते हैं इसको। तो आपका एग्रीगेट डिमांड कर्व जो है वो ये रहा, ये है आपका एग्रीगेट डिमांड कर्व। अब यहां पे इसकी एक्सप्लेनेशन में दो बातें बड़ी अहम है, आप सब जानते हैं। सबसे पहली बात अहम है जो मैं दो स्टेरिक से शो कर देता हूं। ये दो स्टेरिक का मतलब आप सब बच्चे जानते हैं क्या है? कोई बताएगा जी मुझे कि ये दो स्टेरिक मैंने क्या लगाए? शाबाश, जी शाबाश। कि एक्स एक्सिस पे क्या लेबल है और वाई एक्सिस पे क्या लेबल है। कि मैंने यहां लिख दिया कि एक्स एक्सिस, ऑन एक्स एक्सिस आई हैव टेकन real output and on y axis I have taken price level. Now AD is aggregate demand। जाहिर है AD अल्लाह देता चौधरी तो नहीं हो सकता ना भाई। aggregate demand, AD is aggregate demand, so this is AD। तो पहली बात तो बतानी जरूरी ये थी कि x एक्सिस पे क्या है और y एक्सिस पे क्या है। आप ये जानते हैं अगर सिंगल कर्व हो किसी भी डायग्राम में तो सबसे पहले उसका क्या एक्सप्लेन कर देना चाहिए? सबसे अहम क्या एक्सप्लेन करना चाहिए? अगर एक सिंगल कर्व हो एक डायग्राम में तो हमें क्या एक्सप्रेस करना चाहिए? शाबाश, हमें सबसे पहले उसका स्लोप एक्सप्लेन करना चाहिए। ठीक होगी बात, हमें उसका सबसे पहले स्लोप एक्सप्लेन करना चाहिए। तो चलिए स्लोप एक्सप्लेन करते हैं। ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड है, ये मेरा राइट हैंड साइड है। तो अगर मुझे देखना है तो मैं जाहिरी बात है ओरिजिन से देखूंगा। ओरिजिन क्या है? लेफ्ट साइड है। तो डिमांड कर्व लेफ्ट टू राइट कैसे मूव कर रहा है? लेफ्ट टू राइट। एग्रीगेट डिमांड कर्व कैसे मूव कर रहा है? लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड, सॉरी लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड। बिल्कुल सही लिख दिया, मोइस के लिखते ही मैं भूल गया कि लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड, बिल्कुल सही होगी बात। अब मैं बात ये कह रहा था
कि जनाब पहली बात तो ये कि आपने बता दिया एक्स एक्सिस पे प्राइस लेवल है, वाई एक्सिस पे रियल आउटपुट है, एडी से मुराद एग्रीगेट डिमांड है, और एग्रीगेट डिमांड का मूव्स एग्रीगेट डिमांड कर्व moves left to right downward and shows negative relationship. आप इनवर्स भी लिख सकते हैं, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस लेवल एंड रियल आउटपुट। तो ये प्राइस लेवल और आउटपुट के दरमियान इनवर्स रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करता है। तो हम ये कहते हैं कि एग्रीगेट डिमांड कर्व जो है वो लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड शो जाता है। तो लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड का मतलब है कि ये इनवर्स रिलेशनशिप एक्सप्लेन कर रहा है रियल आउटपुट और प्राइस के दरमियान। ये दो ही पॉइंट अहम होते हैं हमेशा किसी भी सिंगल डायग्राम। लेकिन अगर आप चाहें तो आप इससे ज्यादा वजाहत दे सकते हैं। वो यही पॉइंट आप यूं भी एक्सप्रेस कर सकते हैं कि आप कोई पॉइंट इसके ऊपर ले लें जिसको आप इनिशियल पॉइंट कह दें, और वो आपका इनिशियल पॉइंट कोई भी हो सकता है। आप उसको बी कह दें और आप कह दें कि प्राइस लेवल P1 है, रियल आउटपुट Y1 है। हम रियल आउटपुट का आप जानते हैं, हम रियल इनकम को हमेशा Y से डिनोट करते हैं। ये आप माइक्रो में सीख के आए। तो रियल आउटपुट रियल इनकम भी है, इसलिए हम इसको रियल इनकम होने की वजह से, वैसे हम लिखते रियल आउटपुट ही है लेकिन डिनोट Y से करते हैं क्योंकि ये रियल इनकम भी बनती है हमारी। तो इनिशियल पॉइंट हमने ले लिया, P1 पे रियल आउटपुट Y1 है। अब अगर प्राइस लेवल कम होता है तो प्राइस लेवल के कम होने से रियल आउटपुट क्या होगी? शाबाश, को बता सकता है मुझे? जी, प्राइस लेवल कम होगा तो रियल आउटपुट क्या होगी? शाबाश, इनवर्स रिलेशनशिप है, इंक्रीज होगी। बिल्कुल, क्योंकि इनवर्स है कि प्राइस लेवल कम हुआ है, रियल आउटपुट ज्यादा हो जाएगी। आप चाहें तो ये आप एरो से एग्जामिनर को जाहिर भी कर सकते हैं कि देखिए मैंने जाहिर कर दिया है कि अगर प्राइस लेवल कम हुआ तो रियल आउटपुट ज्यादा हो जाएगी, और मैं बी से सी पे चला जाऊंगा। और अगर प्राइस लेवल ज्यादा हो गया, मेरा इंक्रीज हो गया, तो ये देखिए प्राइस लेवल के इंक्रीज होने से मेरी जो रियल आउटपुट है वो कंपैरेटिवली क्या हो जाएगी? शाबाश, मेरी रियल आउटपुट मेरी डिक्रीज हो जाएगी। यानी प्राइस लेवल बढ़ेगा, रियल आउटपुट डिक्रीज हो जाएगी, और मैं बी से ए पे आ जाऊंगा। तो ये हो गया मेरा जो है आपका प्राइस लेवल का और रियल आउटपुट का आपस में इनवर्स रिलेशनशिप, जो कि एक्सप्लेन कर रहा है आपका एग्रीगेट डिमांड का। तो अब हम देखते हैं क्या कहना चाह रहे थे। हम ये चाह रहे थे कि अदर थिंग्स रिमेन द सेम, द अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डिमांडेड विद इन एन इकोनॉमी एट अ ओवरऑल प्राइस लेवल, एक ओवरऑल प्राइस लेवल पे जो डिमांड की जा रही है। तो अगर B है तो P1 पे Y1, अगर C है तो P0 पे Y2, और अगर A है तो P2 पे Y0। इस तरह से हम इसको एक्सप्रेस करते हैं। एरो से हम इसको शो कर देंगे। तो जनाब तीन बातें यहाँ पे एक्सप्रेस की गई। पहली बात ये एक्सप्रेस की गई कि अदर थिंग्स रिमेन द सेम, द अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डिमांडेड विद इन एन इकोनॉमी एट अ गिवन ओवरऑल प्राइस लेवल इज कॉल्ड एग्रीगेट डिमांड। सेकेंडली, द डिमांड कर्व्स, जो द डायग्राम शोज एक्स एक्सिस पे प्राइस लेवल रियल आउटपुट और वाई एक्सिस पे प्राइस लेवल। एंड सेकेंडली, aggregate demand curve moves left to right downward and shows negative relationship between price and real output, जिसका मतलब ये है कि अगर प्राइस कम होगी रियल आउटपुट बढ़ जाएगी, हम बी से सी पे आ जाएंगे। अगर प्राइस लेवल बढ़ेगा रियल आउटपुट कम हो जाएगी और हम बी से ए पे आ जाएंगे। दिस इज व्हाट द आवर ओवरऑल डिस्कशन ऑन इट। तो ये है आपका एग्रीगेट डिमांड का। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो आप कहेंगे कि सर आपने तो दोबारा हमें लॉ ऑफ डिमांड ही पढ़ा दिया है, ठीक है ना? तो डेफिनेटली ये लॉ ऑफ डिमांड ही है, ठीक है जी, ये लॉ ऑफ डिमांड ही, ठीक हो गई बात। अच्छा जी,
तो इसके समझने में कोई मुश्किल बच्चों? शाबाश, इसके समझने में कोई मुश्किल? नो। डायग्राम भी बना लेंगे, इसकी एक्सप्लेनेशन भी लिख लेंगे। क्या हाल है, ठीक हो गई बात? जी स्वेरा बेटी। की थी माइक्रो इकोनॉमिक्स में। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स कौन कौन से 3 लफ्ज चेंज कर दीजिए कि भाई आप हटा दें, उसकी जगह आप ओवरऑल गुड्स एंड सर्विसेज लिख दें। एक कंज्यूमर की जगह इन एन इकोनॉमी लिख दें और प्राइस की जगह प्राइस लेवल लिख दें, तो वही डेफिनेशन बन जाएगी, फिर ये एग्रीगेट डिमांड बन जाएगी। ये मैंने आपसे कहा, ठीक है जी, क्लियर हो गई जी बात? टोटल अमाउंट कर दें, ओवरऑल गुड्स एंड सर्विसेज कर दें, ठीक है जी। जी अब उसका ठीक हो गया बेटे कि आप लिख दो अदर थिंग्स रिमेन द सेम, अ क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी अ कंज्यूमर इज विलिंग टू परचेज एट गिवन प्राइस, तो उसकी जगह लिख दें अदर थिंग्स रिमेन द सेम, ओवरऑल गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी is willing to purchase or in an economy is willing to purchase at a price level, at a given price level, तो ये एग्रीगेट डिमांड बन जाएगी, ठीक है। रियल जीडीपी नहीं ना, गुड्स एंड सर्विसेज लिख दें प्लीज, यहाँ पे इतना कर दें। ओके बच्चों, अच्छा तो ये बात यहाँ पे तय हो गई। मैं अब इस स्लाइड को बीच में से हटा रहा हूँ, ये सिर्फ समझाने के लिए थी, तो लेट मी रिमूव। जो प्राइस लेवल है वो प्राइम फैक्टर है, अगर कम होगी तो एग्री रियल आउटपुट बढ़ जाएगी, और अगर प्राइस बढ़ गई तो एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी। यानी इन द अदर वर्ड्स, प्राइस के कम होने से एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है और प्राइस के ज़्यादा होने से एग्रीगेट डिमांड कम होती है, और इसको आप कह देंगे ये मूवमेंट अलोंग द कर्व, मूवमेंट अलोंग द कर्व, बिकॉज उसकी वजह ये प्राइम डिटर्मिनेंट है। अब मुझे आप ये बताइए, ज़रा मशवरा दीजिए कि अगर दूसरे फैक्टर इफेक्ट कर रहे हों तो फिर क्या करेंगे? इफ अदर फैक्टर्स आर इफेक्टिंग इट, फिर क्या करेंगे? तो फिर आप इसको शिफ्ट करेंगे। डेफिनेटली अदर फैक्टर इफेक्ट करें तो हमें इसे शिफ्ट करना पड़ेगा। अब अदर फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, एक दफा जरा देखते हैं। अदर फैक्टर्स में सबसे पहली बात तो ये है, अदर फैक्टर्स। अब जो अदर फैक्टर्स हैं उसके अंदर सबसे पहली जो चीज आती है वो आती है आपकी कंज्यूमर एक्सपेंडिचर या कंज्यूमर स्पेंडिंग्स। अगर प्राइस लेवल वही रहा और कंज्यूमर ने स्पेंडिंग्स बढ़ा दी, प्राइस लेवल वही रहा, लेकिन प्राइस लेवल नहीं चेंज हुआ, वो सेम है, लेकिन तो हमारा, देखिए ना, प्राइस लेवल सेम है, तो हमारा एग्रीगेट डिमांड कर्व किस तरफ जाएगा? शाबाश बच्चों, अगर कंज्यूमर ने स्पेंडिंग बढ़ा दी तो हमारा एग्रीगेट डिमांड कर्व किधर जाएगा? शाबाश, राइट वर्ड चला जाएगा, ठीक है। अच्छा, और अगर कम कर दिया तो फिर लेफ्ट वर्ड आ जाएगा, ठीक है। अभी हम वो स्टीपर वगैरह की तरफ नहीं जाते, वो बाद में देख लेंगे। तो सबसे पहली बात यह है कि कंज्यूमर ने एक्सपेंडिचर बढ़ाया तो हम राइट वर्ड जाएंगे, और अगर कंज्यूमर ने इसमें कमी कर दी तो हम लेफ्ट वर्ड जाएंगे। इसका मतलब ये हो गया कि अगर कंज्यूमर अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाता है तो विल मूव राइट वर्ड, और अगर कंज्यूमर ने अपने अखराजात जो हैं वो एक्सपेंडिचर कम कर दिए तो हम किधर चले जाएंगे? हम
लेफ्टवर्ड चली जाएंगी। तो ये बात है। अब ये जो कंज्यूमर है ये ओवरऑल कंज्यूमर, तो पास बच्चे कह रहे हैं कि वेदर अच्छा हो गया, नहीं, कोई भी एक्सपेक्टेशन पॉजिटिव हो जाती है कंज्यूमर की, कोई भी एक्सपेक्टेशंस किसी भी जैसे कंज्यूमर पॉजिटिव सोचता है, मुस्बत सोचते हैं पूरे के पूरे इकोनॉमी के कंज्यूमर्स, तो वो खर्चा बढ़ा सकते हैं, और अगर वो पेसिमिस्ट हो जाते हैं तो खर्चा घटा सकते हैं। तो इंसान कभी सारे पॉजिटिव हो जाते हैं, कभी सारे नेगेटिव हो जाते हैं। इसी तरह ऐसा सिर्फ कंज्यूमर के साथ नहीं है, बिजनेसेस के साथ भी है कि सारे बिजनेसेस जो हैं वो अपनी इन्वेस्टमेंट ज्यादा कर देते हैं। सारे बिजनेसेस अपनी इन्वेस्टमेंट ज्यादा कर देते हैं। तो किस तरफ जाएंगे हम? शाबाश, राइटवर्ड जाएंगे। और अगर इन्वेस्टमेंट कम कर दी तो फिर किधर जाऊंगा? फिर किधर करूंगा इसको? फिर मैं इसको लेफ्टवर्ड कर देंगे। फिर हम इसको लेफ्टवर्ड कर देंगे। तीसरी बात जो है वो है, अच्छा एक सी हो गया, एक आई हो गया, अब अगला क्या लिखूंगा मैं? आप अंदाजा तो लगाए ना यार। जी, सवेरा बेटी बिल्कुल सही कह रही है कि अगर सर ने डिटर्मिनेंट शिफ्ट फैक्टर्स में सी लिखा, आई लिखा, तो अगला जी लिखेंगे। बिल्कुल सही है, स्नात भी सही कह रहे हैं। ठीक है, तो ये आगे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो ये तो बड़ी अच्छी बात होगी कि आपको खुद ही याद है। लो बताओ, सर को पढ़ाने की जरूरत ही नहीं है, बच्चे खुद ही समझदार होंगे। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, हम राइटवर्ड चले जाएंगे। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स अपने कम करेगी प्रोजेक्ट्स पे, हम लेफ्टवर्ड चले जाएंगे। अब एक बात और देखिए, अगर इकोनॉमी की एक्सपोर्ट्स बढ़ जाती हैं तो एक्सपोर्ट्स के बढ़ने से क्या होगा? एक्स से लिखते हैं ना, तो हमने दूसरे मुल्कों में खूब एक्सपोर्ट्स कर दी, एक्सपोर्ट्स बढ़ा दी, तो हम राइटवर्ड चले जाएंगे। ठीक है जी, अच्छा, तो हम राइटवर्ड चले जाएंगे। और अगर हमने एक्सपोर्ट्स कम कर दी, किधर आ जाएंगे? शाबाश, एक्सपोर्ट्स बड़ा कम कर दी तो किधर? लेफ्टवर्ड चले जाएंगे, तो फिर लेफ्टवर्ड आ जाएंगे। ठीक होगी बात। अच्छा, अगर हमने इंपोर्ट्स बढ़ा दी, जी, अब बात बनती है ना कि आपने इंपोर्ट्स बढ़ा दी तो किस तरफ जाएंगे? तो इंपोर्ट में उलट होगा, इंपोर्ट बढ़ाने से हम लेफ्टवर्ड आ जाएंगे। ठीक है, और इंपोर्ट जो है वो अगर हम कम कर देंगे तो इसका मतलब मुल्की चीजें इस्तेमाल करेंगे। तो जब इंपोर्ट कम करेंगे तो हम राइटवर्ड चले जाएंगे। ठीक होगी बात। तो दिस इज व्हाट अवर एग्रीगेट डिमांड कॉन्सेप्ट के एग्रीगेट डिमांड का जो है वो कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है जी। चलिए जी, तो हम मान लेते हैं कि ये बात क्लियर हो गई आपको, शिफ्ट फैक्टर भी क्लियर हो गए, डेफिनेशन भी क्लियर हो गई, डायग्राम्स भी दोनों के क्लियर हो गए। तो चलिए बात करते हैं पेपर्स पे। ये डिटेल मैं आपको भेज रहा हूँ, ये आपके नोट्स होंगे, ये आपकी डायग्राम होगी। चूंकि सर को डायग्राम प्रिंटिंग में बनानी नहीं आती कंप्यूटर पे, कागज पेन से आती, इसलिए किसी मैंने लेके ना किताब से कॉपी कर दी आपको इंटरनेट से। ठीक है, तो यहाँ लिखा है रियल नेशनल आउटपुट, ये भी ठीक है। अच्छा, इसी तरह से शिफ्ट ऑफ एग्रीगेट डिमांड जो है वो भी मैंने, शिफ्ट इन एग्रीगेट डिमांड जो, ये भी मैंने यहाँ से किसी से कॉपी करके आपको दे दिया है। एक राइट वर्ड है और एक लेफ्ट वर्ड, और ये मैंने डिटेल यहाँ लिख दी। ठीक है जी, ताकि आप पढ़ सकें, अगर लिखनी पड़े तो आपको मसला ना हो। ठीक है, अच्छा, तो अब बात करते हैं, हम पेपर के सवाल।
एक तो ये क्वेश्चन बैंक का सवाल है, मुझे इसमें काफ़ी अट्रैक्शन लगी कि शायद यही मिलता जुलता सवाल एग्जामिनर भी पिक कर सकता है ऐसा। What are the 5 component of aggregate demand and what is its equation? तो आप सब बच्चे जानते हैं एग्रीगेट डिमांड की ये इक्वेशन है, ठीक है जी। और इसके 5 कंपोनेंट में सी हो सकता है, आई हो सकता है, जी हो सकता है, एक्स हो सकता है, एम हो सकता है। 5 कंपोनेंट पूरे हो गए। उसके बाद कहता है ड्रा अ शिफ्ट इन एग्रीगेट डिमांड कर्व एज अ रिजल्ट ऑफ कंज्यूमर हैविंग लेस डिस्पोजेबल इनकम। कंज्यूमर की डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाए तो एग्रीगेट डिमांड कर्व को ड्रॉ करो कि उसका शिफ्ट किधर जाएगा। तो हम कर देते हैं, लेकिन मशवरा आपसे ही लेंगे ना भाई, आप नहीं बताना है मुझे कि किधर जाएगा। क्यों जी? तमाम बच्चे एक ही हाथ में फेवर दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये लेफ्टवर्ड जाएगा। तो आर यू श्योर के आप सही कह रहे हैं? चले, मैं आपकी बात मान लेता हूँ कि ठीक है लेफ्टवर्ड जाएगा। तो मुझे बनाने की तो जरूरत नहीं, आपको तो खुद ही पता है ना कि लेफ्टवर्ड जाएगा। अगर एक्सपेक्टेड उसकी कंज्यूमर की डिस्पोजेबल इनकम कम होगी तो वो अखराजात कम करेगा, एक्चुअली कंज्यूमर स्पेंडिंग कम हो जाएगी ना। तो ये बात। दूसरी बात ये है कि वो कहता है कि गिव टू अदर एग्जांपल्स कॉज गिव टू अदर एग्जांपल कुछ कॉज दिस शिफ्ट के लेफ्ट शिफ्ट हो सकता है। 2 अदर एग्जांपल दे दो, वो कौन सी देनी चाहिए जी? शाबाश। जी शाबाश। ठीक होगी बात। तो बच्चे सही कह रहे हैं कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर देंगे, साथ बिजनेस इन्वेस्टमेंट कर देंगे। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर डिक्रीज कर देंगे, या एक्सपोर्ट बढ़ा देंगे, या इन्वेस्टमेंट कम कर देंगे। तो तीनों चीजें हो सकती हैं, ठीक है ना। सॉक्स दे देना, नहीं ऐसे ही दे देंगे, मसला नहीं। अच्छा बच्चों, तो ये 2 चीजें इसके अंदर आ गई। एक जो है आपका जो है वो आप इसके अंदर खुद ही पिक कर लेंगे। तो ये तो सारा काम आपका डन हो गया। हाँ एक बात है यहाँ पे कि यहाँ पे ये नंबर बहुत ज्यादा लगा देते हैं, 12 मार्क्स या 16 मार्क्स, इतने नहीं मिलते एग्जाम में। ये इफेक्टिव डिमांड इसने पूछी हुई है, ये मैं आज बात करूंगा आपके साथ, लेकिन आगे चल के, इसलिए मैंने अभी इसको नहीं छेड़ा, मैंने काट दिया इसलिए कि मैं अभी से 2-2 3-3 टॉपिक नहीं, एक एक करके टॉपिक पिक करता हूँ। तो इफेक्टिव डिमांड पे अभी मैं बात नहीं करूंगा, ठीक है। ये तो सवाल जब बनाते हैं तो इधर से उधर से सारे पास पेपर को पकड़ के बना देते, लेकिन हमें तो टॉपिक वाइज चलना होता है ना। तो इसको आगे चल के चलते हैं। तो ये सवाल का अगर ये आता है तो मेरे नज़दीक ये 2 वैलिड हो सकते हैं कि आपको 4 नंबर ये दे दिए जाएं और 4 ये, 10 नंबर से ज़्यादा का सवाल नहीं आएगा। क्योंकि अब हमारा जो मैक्रो इकोनॉमिक्स का सेक्शन है उसमें आप जानते हैं कि 7 क्वेश्चंस आते हैं, हमने सिर्फ इसमें से 5 करने होते हैं, और 5 में से जो है आप हर सवाल 10 नंबर का होता है। इस तरह 50 मार्क्स का ये सेक्शन होता है, इसको हम बी सेक्शन कहते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि मैं बहुत ज़्यादा डिटरमेंट था कि जितनी जल्दी हो सके मैं डिमांड एंड सप्लाई इलास्टिसिटी कंप्लीट करूं और आपको मैक्रो में लेके आऊं। चूंकि मैक्रो से पेपर में मार्क्स लेने कंपैरेटिवली ज़्यादा आसान हो जाते हैं अगर डिमांड एंड सप्लाई का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोशिश की है कि क्लियर करें, और उसके बाद में फौरी तौर पे आपको इधर ले आऊँ ताकि हम मैक्रो के नंबर कवर करें। फिर मैक्रो में ये भी है कि हमारे पास चॉइस भी है 2 सवालों की, तो ये भी एक ईज होता है हमारे पास। तो लिहाजा इस सेक्शन में हम जल्द से जल्द आने के मूड में होते हैं, क्योंकि जैसे जैसे इधर काम करते जाएंगे हमारा एतमाद जो है वो बढ़ता जाए। अच्छा बच्चों, अब यहाँ पे जो है वो एक और सवाल देखते हैं, पास पेपर का है। लिस्ट एनी 3 फैक्टर डेट मे कास्ट शिफ्ट इन एग्रीगेट डिमांड। 3 फैक्टर कोई से एक्सप्लेन कर दीजिए जो शिफ्ट का बायस बनते हैं। और ये जो सवाल है, ठीक है, ये जो सवाल है वो आपका है ऑटम 18 का, ऑटम 18 का। तो बच्चे आपने जो पेपर की बात की है ना, ये मैं मुनासिब वक्त पे आपका जो मैंने बनाया हुआ ना गूगल क्लासरूम, उसके अंदर सारे अपलोड कर दूंगा विद सोल्यूशन। जरा थोड़े से मुनासिब वक्त पे, जब कुछ तकरीबन आपके 6-7-8 चैप्टर कवर हो जाए तो फिर ये हो जाएगा। अच्छा बच्चों, लिस्ट एनी 3 फैक्टर्स डेट मे कॉज अ शिफ्ट इन एग्रीगेट डिमांड कर्व। कोई से फैक्टर जो है वो लिस्ट कर दो जो कि
आपके जो है वो एग्रीगेट डिमांड कर्व को शिफ्ट कर सकते हैं। तो 3 फैक्टर लिख सकते हैं आप लोग बच्चों, 3 फैक्टर विच कॉज शिफ्ट इन एग्रीगेट डिमांड कर्व। शाबाश, बिल्कुल ठीक होगी बात, बिल्कुल ठीक होगी बात। अच्छा, तो आप कोई से फैक्टर 3 लिख दीजिएगा। CIG, बिल्कुल ठीक है, CIG हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, परफेक्ट जी। अच्छा जनाब, तो यहाँ पे मेरा ख्याल है हमें एग्रीगेट डिमांड को कह देना चाहिए कि ठीक है जी, कवर हो गई, चले आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी, ये इसके शिफ्ट फैक्टर्स भी और आगे चले, यानी और नहीं सॉरी वही वाले हैं, और ज़रा आपको शिफ्ट करके भी दिखा दिया। चले बात करते हैं एग्रीगेट सप्लाई पे। एग्रीगेट सप्लाई, अब देखिए एग्रीगेट सप्लाई जो है इसकी डेफिनेशन भी हमें लिखनी है, तो हम सिर्फ इसके अंदर एक चेंज करेंगे, बाकी सारी वही डेफिनेशन चला देंगे जो हमने डिमांड में लिखी थी। क्या लिखी थी हमने? लिखा था अदर थिंग्स रिमेन द सेम, अदर थिंग्स रिमेन द सेम, the overall goods and services in an economy at overall प्राइस लेवल, या गिवन प्राइस लेवल कर दीजिएगा, या ओवरऑल प्राइस लेवल। जी बच्चों, अब यहां पे एक जगह मैंने गैप छोड़ा है, इस गैप में क्या लिखना है मुझे? अदर थिंग्स रिमेन द सेम, द ओवरऑल गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी एट ओवरऑल प्राइस लेवल। अगर यहां मैं, आप कह रहे हैं सप्लाइड लिख दो, अगर मैं यहां डिमांडेड लिख दूं तो किसकी डेफिनेशन बन जाएगी? जी शाबाश, फिर ये एग्रीगेट डिमांड की डेफिनेशन बन जाएगी। और अगर मैंने यहां सप्लाइड लिख दिया तो ये एग्रीगेट सप्लाई की डेफिनेशन बन जाएगी। तो मैं आपकी कहे के मुताबिक यहाँ पे, आपके कहने के मुताबिक यहाँ पे सप्लाइड लिख देता हूं। ठीक होगी बात? तो यही फर्क है इन दोनों डेफिनेशन में, और कोई बड़ा फर्क नहीं है। ठीक है जी, तो यहाँ सप्लाइड लिख देते हैं, तो ये सप्लाई की क्वेश्चन बन गई। कोशिश करें जो नोमेनक्लेचर है उन्हीं को यूज करें, दूसरी टर्म को यूज करने की हमें क्या जरूरत पड़ी। अब यहाँ पे हम इसका जो है वो एक डायग्राम बना लेते हैं। इस तरफ हम कर देते हैं, इस तरफ, जी थैंक यू, इस तरफ हम कर देते हैं इस तरफ हम कर देते हैं प्राइस लेवल, और इस तरफ हम कर देते हैं रियल आउटपुट। ठीक है जी, अब यहां पे हम ये कहते हैं कि ये हमारा एग्रीगेट सप्लाई का, एग्रीगेट सप्लाई का, ये हमारा एग्रीगेट सप्लाई का। पहली बात इंपॉर्टेंट, क्या? 2 स्टेरिक लगा देता हूं, अब नहीं बताऊंगा, अब आपको पता है इसका मतलब क्या है, कि एक्स एक्सिस पे रियल आउटपुट है, वाई एक्सिस प्राइस लेवल है, और ए एस से मुराद एग्रीगेट सप्लाई। दूसरा हम बात जो है, जब सिंगल कर्व होता है किसी भी डायग्राम में, तो मुझे उसकी क्या एक्सप्लेन करनी पड़ेगी? शाबाश, मुझे उसकी क्या एक्सप्लेन करनी पड़ेगी? शाबाश, जब सिंगल, तो मुझे उसकी स्लोप या उसकी डायरेक्शन बतानी पड़ेगी। तो मैं इसका स्लोप बताता हूं, ये मेरा लेफ्ट हैंड है,
ये मेरा राइट हैंड है, जाहिर है मुझे ओरिजिन से देखना है, यानी मुझे लेफ्ट की तरफ से देखना है। तो मैं क्या कहूँगा कि एग्रीगेट सप्लाई कर्व मूव्स लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, क्या कहूँगा, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट अपवर्ड, बिल्कुल सही है। तो आप सही कह रहे हैं कि इट्स मूव्स लेफ्ट टू राइट अपवर्ड। तो मैं यहाँ लिखूंगा एग्रीगेट सप्लाई कर्व मूव्स, ठीक है, ये तो लगा दें, मूव्स लेफ्ट टू राइट upward and shows positive relationship between price level and real output. तो aggregate supply curve moves left to right upward and shows positive relationship between price level and real output. तो ये इनके दरमियान पॉजिटिव रिलेशनशिप को शो करते हैं। आप चाहें तो पॉजिटिव रिलेशनशिप को एक्सप्रेस भी कर दीजिए वो इस तरह से कि एक इसका इनिशियल पॉइंट ले लीजिए, उसको आप बी कह दीजिए बेशक, यहाँ पे रियल आउटपुट y1 रख दीजिए, यहाँ प्राइस लेवल p1 रख दीजिए। फिर इसके अंदर एक दफा प्राइस लेवल बढ़ा के बताइए कि देखिए प्राइस लेवल बढ़ाने से एग्रीगेट सप्लाई बढ़ जाती है, p2 करते हैं तो ये y2 हो जाती है, और जब प्राइस लेवल कम करते हैं तो ये रियल आउटपुट क्या हो जाती है, शाबाश बच्चों, डिक्रीज हो जाती है। बिल्कुल सही आपने बोला, डिक्रीज हो जाती है। तो इस तरह आप शो कर सकते हैं। इस तरह हम बी से ए पे आ जाते हैं, और अगर प्राइस लेवल बढ़ जाए तो हम बी से सी पे चले जाते हैं। सो दिस इज व्हाट आवर एग्रीगेट सप्लाई का। लेकिन हम कहते हैं कि ये इसके अगर डिटर्मिनेंट डिस्कस हो रहे हैं, चलें, अगर ये इसके डिटर्मिनेंट डिस्कस हो रहे हैं, चलें जी, टीचर साहब तो हेडिंग ही लिखना भूल गए आपके, चलो, तो उन्होंने इसी में ही डाल दिया कि मैं डिटर्मिनेंट डिस्कस कर रहा हूँ, हालांकि कि एग्रीगेट सप्लाई बना रहा था, लेकिन कहा कि मैं एक मिनट, ये डिटर्मिनेंट है तो मैं प्राइस लेवल को कौन सा डिटर्मिनेंट कहता हूँ आमतौर पे, शाबाश, अगर ये डिटर्मिनेंट है तो ये प्राइम डिटर्मिनेंट है। और प्राइम डिटर्मिनेंट कैसे शो होता है, उसकी वजह से प्राइम डिटर्मिनेंट कैसे शो होता है, तो हमेशा इसको याद रखना है आपने जब भी कहना है कि इसको कहते हैं, हाँ, मूवमेंट अलोंग द कर्व, क्या कहते हैं, मूवमेंट अलोंग द कर्व। इसकी वजह से कभी कर्व शिफ्ट नहीं होता, इसकी वजह से कभी कर्व शिफ्ट नहीं होता, इसलिए हम इसको कहते हैं ये मूवमेंट अलोंग द कर्व। ठीक होगी बात। अच्छा जी, अब बाकी डिटर्मिनेंट भी तो है ना, उनकी भी तो जिक्र आना चाहिए। तो वो जो बाकी डिटर्मिनेंट है वो कैसे शो होंगे फिर, अगर ये मूवमेंट अलोंग द कर्व है तो वो कैसे शो होंगे, तो बच्चे कह रहे हैं कि वो शिफ्ट से शो होंगे, तो उनको भी कर लेते हैं ताकि वो भी मसला हमारा हल हो जाए एक दफा, फिर हम चलें इकोनॉमी के इक्विलिब्रियम की तरफ। तो चलिए ये मसला भी हल करते हैं। हम कहते हैं अदर फैक्टर्स की भी बात कर लेते हैं, और हम ये जानते हैं कि जो अदर फैक्टर्स होंगे उसकी वजह से हमारा एग्रीगेट सप्लाई कर्व या तो अपनी इनिशियल पोजीशन से राइटवर्ड जाएगा, या तो अपनी इस इनिशियल पोजीशन से ये राइटवर्ड चला जाएगा। दिस वन इज एन एग्रीगेट सप्लाई कर्व, या ये इनकी वजह से लेफ्टवर्ड चला जाएगा, एएस नॉट हो जाएगा, यहां प्राइस लेवल आएगा आपका। कभी भी डायग्राम के लेफ्ट और राइट जो पैरेलल एक्सिस हैं उनको कभी भी वाई एक्सिस एक्स एक्सिस को बगैर लेबल के नहीं छोड़ते।
तो हम इसमें सबसे पहले क्या लेंगे, सबसे पहले हम मिसाल लेते हैं कि कभी भी ऐसा हो सकता है कि दुनिया में लेबर की प्रोडक्टिविटी चेंज हो जाए, चेंज इन लेबर प्रोडक्टिविटी। जनरली लेबर प्रोडक्टिविटी में हम देखते हैं कि जब भी लेबर प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, हमारा एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो है वो राइटवर्ड चला जाता है, प्रोडक्शन बढ़ जाती है, ठीक है। और अगर प्रोडक्टिविटी कम हो जाए, कभी कभार डिमोटिवेट भी तो वर्कर हो जाते हैं ना, तो फिर ये लेफ्टवर्ड चला जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन अगर प्रोडक्टिविटी बढ़ती है तो ये राइटवर्ड जाएगा। दूसरी बात, अगर फर्ज कीजिए चेंज आ जाए इन स्टॉक ऑफ कैपिटल, स्टॉक ऑफ कैपिटल से मुराद है हमारी मशीनें, तो अगर हमारा स्टॉक ऑफ कैपिटल बढ़ जाता है, ठीक है, ज्यादा मशीनें आ जाती, तो हम किस तरफ जाएंगे, राइटवर्ड जाएंगे। इस तरह कैपिटल प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, सही कह रहे हैं आप, तो फिर हम राइटवर्ड चले जाएंगे, ठीक है जी। तो इस तरह हम राइटवर्ड चले जाएंगे। नंबर 3, increase in साइज ऑफ लेबर। अगर आपकी आबादी बढ़ जाती है और साइज ऑफ लेबर मार्केट बढ़ जाता है, तो आपके पास मजदूर ही ज्यादा हो जाएंगे। जब मजदूर ज्यादा हो जाएंगे तो ये प्रोडक्टिविटी का चेंज नहीं होगा, तदादन मजदूर ज्यादा हो जाएंगे, तो भी हम राइटवर्ड चले जाएंगे, इकोनॉमी का पोटेंशियल बढ़ जाएगा। इससे आपने देखा होगा जिन मुल्कों की आबादी कम हो रही होती है, वो दूसरे मुल्कों के लोगों को एमिग्रेशन देते हैं कि जी आप हमारे मुल्क में आ जाए, तो वो अक्सर दूसरे मुल्क के लोगों को एमिग्रेशन देते हैं। अब इसी तरह से फर्ज कीजिए कि अगर आपके मुल्क में टैक्सेस कम कर दिए जाए, टैक्सेस रिड्यूस कर दिए जाए, तो टैक्स कम करने से क्या होएगा शाबाश बच्चों, टैक्स कम करने से राइटवर्ड जाएंगे, लेफ्टवर्ड जाएंगे। तो बच्चे कहेंगे सर ये तो माइक्रो इकोनॉमिक्स वाला ही चक्कर है सारा, ये राइट ही करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर सब्सिडीज दे दी गई, अगर सब्सिडीज दे दी गई या सब्सिडीज बढ़ा दी गई, तो भी आप राइटवर्ड जाएंगे। तो आप कहेंगे सर दो मूवमेंट क्यों नहीं बता रहे, लेफ्ट भी और राइट भी, तो एक ही एक्सप्रेस कर देंगे यार, वहां इतना टाइम कहाँ होना है हमारे पास। एक तरफ की मूवमेंट बता देंगे, दूसरी मूवमेंट एग्जामिनर को पता होती है कि जी ये बता रहा है, अगर ये सही बता रहा है तो दूसरी भी सही है। ठीक हो गई बात बच्चों, तो ये हो गया हमारा जो शिफ्ट हो गया इसके अंदर, ठीक है ना। तो हम इसको कहते हैं कि इसकी वजह से हम लेफ्ट और राइट जो है मूवमेंट्स होती। तो यहां पर आके अगर आपको दोनों क्लियर हो गए कि क्या एग्रीगेट सप्लाई है, क्या एग्रीगेट डिमांड है, तो फिर एक सेक्शन हमारा कवर हो जाता है। अगर आपको समझ आ गया